हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी थी उसका तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें हम खनिज पदार्थ के कुछ याद रखना एकदम कम बेसिक जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है उसको पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा ये, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कहां से बनेंगे और कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताया था, आपको याद हो तो, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताया था आपको मैं, जिसको आप बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व। याद रखना है, मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं जिसको, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं माइक्रो, जिसको आप बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। तो ये मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत कितने आते थे? 3 आते थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, मतलब वसा। ये 3 था, याद रखिए, पिछले क्लास में बता चुका हूं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत क्या क्या आता था? याद रखना है, विटामिन आता था, उसके अलावा आता था यहाँ पर खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ है खनिज तत्व, और तीसरा यहाँ पर था जल या पानी। समझ रहे हैं? तो हम ये देख चुके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन देख चुके हैं, वसा देख चुके हैं, विटामिन देख चुके हैं, पूरा डिटेल में बताए हुए, इसको याद रखना है। आज हम देखेंगे खनिज पदार्थ, और याद रखना ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब विटामिन, खनिज पदार्थ और जल, ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। 0% ऊर्जा मिलती है इनसे। मतलब आप अगर विटामिन ए, बी, सी या किसी भी विटामिन की अगर आप गोली लेते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं आएगी। तो एक करते क्या है, ये आपके जितने भी शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रिया जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आपकी मान लीजिए आप चल रहे हैं, जो भी आप जैविक क्रिया कर रहे हैं, तो जैविक क्रियाओं को संतुलित करने का काम करती है कौन? विटामिन, खनिज पदार्थ और जल। तो ये क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है, ये लिपिड मतलब वसा, ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक, ये मैं पूरे डिटेल में बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आने वाले खनिज पदार्थ को। ठीक, तो देखिए, खनिज पदार्थ है क्या, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे एक बात की बात है, खनिज पदार्थ के अंतर्गत ही उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक मानव शरीर में औसतन देखा जाता है तो 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक है कैल्शियम। तो कैल्शियम भाई एक प्रकार से खनिज ही तो है ना ये कैल्शियम। तो खनिज कैल्शियम जो है आपके शरीर के लिए, जैसे विटामिन डी आपके शरीर के लिए जरूरी है, वैसे कैल्शियम भी आपके शरीर, विटामिन डी से क्या होता है, आपके शरीर की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। वैसे ही कैल्शियम से भी क्या होती है, आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, आपका दांत जो है वो मजबूत होता है। समझ रहे हैं? कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी हड्डियां जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कहने मतलब जो कमजोर पड़ जाएगी। आयरन की कमी होने से आपके शरीर में आयरन जो है, आपके जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है कौन सा? आयरन। यही इसी वजह से जो हीमोग्लोबिन है आपके शरीर में ऑक्सीजन को क्या करती है? सप्लाई करती है। तो अलग अलग जो है, जैसे आप पढ़ते होंगे NaCl नमक है, नमक में आयोडीन है। ठीक, उन चीजों को आज हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा अच्छी चीजों को ही देखेंगे। तो खनिज पदार्थ क्या है, लिख लीजिएगा, ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर की जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं, खनिज पदार्थ कहलाएंगे। समझना? ठीक, तो आपके शरीर का अगर मैं बात करूं, शरीर का कुल भार, जो शरीर के कुल भार का याद रखना है 96%, और शरीर के कुल भार का 4%, ये दोनों में याद रखना है। शरीर के कुल भार का 96% और शरीर के कुल भार का 4%। तो आपके जो शरीर का कुल भार है उसका 96% आपको क्या क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, याद रखना है, प्रोटीन है, वसा है, पानी, ये सब आपको मिलेंगे, याद रखिएगा 96%। और अगर आप 4% की बात करें, आपके शरीर के कुल भार का 4% आपको मिलता है खनिज पदार्थ। याद रखिए, लिख लीजिएगा, शरीर के कुल भार का 4% खनिज पदार्थ है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल है कैल्शियम, याद रखिएगा कैल्शियम है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है। अगर आप देखेंगे तो आयरन है आपके शरीर में, ये सब के सब है। अलग अलग खनिज तत्व अलग अलग आपके शरीर में पाए जाते हैं, और जिनकी सबकी अलग अलग कार्य है आपके शरीर के लिए। ठीक, तो पहला अगर हम देखेंगे, पहला देखते हैं, तो पहला है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? ये आपके शरीर में क्वेश्चन अगर आया,
आपके शरीर में या मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज पदार्थ, सर्वाधिक शरीर में, याद रखिएगा शरीर में लिख लीजिएगा, शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? तो वो है कैल्शियम है। समझ रहे हैं, कैल्शियम है। और इसी कैल्शियम से क्या होता है, आपके जो शरीर की जो हड्डियां हैं, शरीर की हड्डियां, उसके अलावा जो दांत है वो क्या होते हैं? मजबूती प्रदान होता है उनको। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रही तो स्वाभाविक सी बात है आपके जो दांत है और आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत नहीं रहेंगी। समझ रहे हैं? तो कैल्शियम याद रखना है सर्वाधिक मात्रा में आपके शरीर में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है। ठीक। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा है लौह तत्व। दूसरा क्या है? लौह तत्व, जिसको आप आयरन भी बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है लौह तत्व। तो लौह तत्व क्या कहते, याद रखना है, ये आपके शरीर में जो खून है, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में इसकी जरूरत पड़ती है। आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो इस हीमोग्लोबिन के निर्माण में किसकी जरूरत होती है? याद रखना है आयरन के लौह तत्व की जरूरत होती है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने का, अर्थात सप्लाई करने का काम करता है कौन? हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आयरन। इसीलिए आपके खून में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है बोला जाए तो खून में पाया जाता है आयरन। इसीलिए याद रखिएगा आयरन की में ही, जैसे गर्भवती महिलाओं को आयरन का दवा दिया जाता है, याद रखिए आयरन की भी दवा दी जाती है और कैल्शियम की भी। तो आयरन इसलिए क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन में आयरन बढ़े, तो जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से सप्लाई हो। समझ रहे हैं? और कैल्शियम इसलिए दिया जाएगा क्योंकि बच्चों के जो हड्डी है, महिलाओं की हड्डी, उससे क्या होती है? मजबूती मिलती है। ठीक। तीसरा अगर हम देखें, मुख्य रूप से हम देख रहे हैं, ज्यादा सबको नहीं देखेंगे। तीसरा देखते हैं आयोडीन। तीन ही देखेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें, इतना ही देख लो। आयोडीन, अगर आप आयोडीन मतलब ये किसमें रहता है? नमक में रहेगा, नमक में है, याद रखिएगा। नमक में NaCl सोडियम क्लोराइड है, याद रखना आयोडीन उसी में पाया जाता है, नमक में। और अगर आपके शरीर में नमक की कमी हो जाए, मतलब नमक की कमी, या सॉरी आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो इसी से इंसान क्या हो जाता है? स्टटिंग। स्टटिंग मतलब जो बौनापन, बच्चे क्या हो जाते हैं? याद रखिएगा इसी में हाइट जो है कम हो जाता है। समझ रहे हैं? तो आयोडीन से याद रखना है कौन सा, इसका सोर्स क्या है? नमक है, याद रखिएगा आयोडीन का सोर्स क्या है? नमक। और इसी आयोडीन की कमी से व्यक्ति जो है, बच्चा जो है क्या हो जाता है? बौनापन, मतलब उसकी हाइट छोटी हो जाती है। समझ रहे हैं? और यही नमक, जैसे आपके देखिए, मान लीजिए लो बीपी है आपका, लो बीपी आपके बीपी को बढ़ाने का भी काम करती है क्या? आयोडीन। जैसे आपकी लो बीपी वाले हैं, आप पेशेंट हैं, तो हाई बीपी करने के लिए आपको क्या बोला जाता है? नमक पानी पीने को कहा जाता है, क्योंकि नमक पानी से क्या होगा? आपकी बीपी बढ़ेगी, मतलब नमक पानी से आयोडीन की मात्रा बढ़ेगी, और आयोडीन की मात्रा से क्या होगी? आपके शरीर में बीपी क्या हो जाएगी? मतलब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये तो रहे खनिज पदार्थ, कुछ ही याद रखना है, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना डिटेल में नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं, जैसे आप में एक सिलेबस है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उसके बाद लिखा हुआ है गर्भावस्था में, प्रसव में, या बच्चों को कौन कौन से उनकी भी संबंध में, जो भी पोषण एवं स्वास्थ्य है उनके संबंध में भी आपको बताना है कि क्या क्या बदलाव होते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, एक सामान्य महिला का तो नहीं पढ़ेंगे कि एक सामान्य महिला को कितने पोषण तत्व की जरूरत होती है, बच्चों को कितनी होती है, यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, या ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है कि एक गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला, इनको कितने अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है एक सामान्य महिला से, और कितने अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है मैं आपको बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा कि कौन कौन सी स्टेट में कैसे कैसे क्वेश्चन इसके लिए बने हैं। और जैसा बता रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन बना हुआ है कि गर्भवती महिला को कितने अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत पड़ती है सामान्य महिला से, कितने आयरन और जरूरत पड़ती है, या कितना जिंक की जरूरत पड़ती है, इन सभी चीजों को अभी हम देखने वाले हैं। ठीक, तो अगला है एक सामान्य, अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं बता रहा हूं अतिरिक्त पोषक तत्व, अतिरिक्त पोषक तत्व की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? मतलब ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व है जो किसी गर्भवती महिला में तथा उसके साथ साथ स्तनपान कराने वाली महिला, जो दूध पिलाने वाली महिला है,
महिलाओं में एक्स्ट्रा पोषक तत्व पाया जाता है या एक्स्ट्रा पोषक तत्व की उनको जरूरत होती है। इस चीजों को देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें किसी गर्भवती महिला की, मैं केवल अभी बात कर रहा हूं गर्भवती महिला, ठीक। अगर एक सामान्य बात की जाए कि एक सामान्य महिला को एक दिन में प्रतिदिन कितने कैलोरी की जरूरत होती है, तो एक सामान्य महिला को याद रखना है 2100 कैलोरी की जरूरत होती है। अगर मैं 2500 बोला हूंगा तो उसको सुधार लीजिएगा। 2100 कैलोरी की जरूरत होती है प्रतिदिन, याद रखना है प्रतिदिन 2100 कैलोरी की जरूरत होती है। तो ये तो एक सामान्य महिला की बात हो गई। लेकिन अगर हम अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा और कितना चाहिए, तो याद रखिएगा अतिरिक्त में गर्भवती महिला को 300 कैलोरी प्रतिदिन एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा को नहीं लिख रहा हूं, याद रखना है अतिरिक्त। तो कहने का मतलब 2100 प्लस 300, याद रखना है 2400 कैलोरी की जरूरत होती है गर्भवती महिला को ऑन एवरेज। समझ रहे हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो हो गया पहला। दूसरा हम बात करते हैं कैल्शियम की अगर हम बात करें तो एक सामान्य अगर महिला को देखा जाए, एक सामान्य व्यक्ति को 900 से 1000 मिलीग्राम, याद रखना है 900 से 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उनको कैल्शियम चाहिए। एक सामान्य महिला को, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक सामान्य महिला की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं गर्भवती महिला की बात करूं तो गर्भवती महिला को और अतिरिक्त कितने कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, तो याद रखना है इसको अतिरिक्त 600 मिलीग्राम की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब कितना हो गया टोटल, लगभग 1600 से 1700, मतलब 1500 से 1600, ठीक। क्योंकि सामान्य महिला को तो 900 से 1000 है, गर्भवती महिला को कितना अतिरिक्त और पड़ेगा, 600 mg प्रतिदिन अतिरिक्त देना पड़ेगा। समझ रहे हैं। इसीलिए गर्भवती महिला को कैल्शियम की दवा दी जाती है। समझ रहे हैं, ठीक। तीसरा अगर हम देखेंगे तो देखिए ये अतिरिक्त कैलोरी क्या है, उन्हीं महिलाओं को ज्यादा खाने की बात की जाती है। ज्यादा थोड़ा सा उस समय उनको थोड़ा बोल सकते हैं रोटी या चावल दाल ज्यादा खाने पीने को बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कैलोरी की मात्रा ज्यादा है और इसी से तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, कैलोरी से तो ऊर्जा मिलती है, ठीक। तीसरा अगर आप देखेंगे तो फॉलिक एसिड अगर हम बात करें, या हाँ चले फॉलिक एसिड की बात करें तो याद रखना है ये एक्चुअल में, जैसे देखिए कैल्शियम से क्या होगा, कैल्शियम से आपके बच्चे में आपके में क्या होगा, शरीर में क्या होगी, मजबूती आएगी, मतलब हड्डियों में मजबूती आएगी। वैसे फॉलिक एसिड से क्या होता है, याद रखिएगा ये गर्भपात को से खतरे को क्या करता है, दूर करने का काम करता है। मतलब इससे गर्भपात से आप मतलब जो महिला होती है वो क्या होती है, बच जाती है। और जन्म दोष जो होता है उससे भी क्या होता है, फॉलिक एसिड दूर करता है। तो याद रखिएगा इनको ऐसा आप लिख लीजिए, पहला जो या पहला माह अगर हम बात करें तो पहले माह में इसको फॉलिक एसिड 4 mg देना पड़ता है। याद रखिएगा फॉलिक एसिड अतिरिक्त देना पड़ता है, ठीक है, अतिरिक्त याद रखना है 4 mg एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और अगर हम बात करें दूसरे तिमाही से या दूसरे माह से अगर हम बात करें तो दूसरे माह से इसको 6 mg याद रखना है अतिरिक्त देना पड़ेगा प्रतिदिन के हिसाब से। अतिरिक्त ही आएगा, सामान्य नहीं आएगा। सब में मैं नहीं बताता, सामान्य महिला को वहां से क्वेश्चन बनने के चांस कम है। इसको आपको याद रखना है अतिरिक्त, क्योंकि आपने साफ साफ लिखा है गर्भवती महिलाएं को, ठीक है। चौथा अगर हम देखें तो उसमें जिंक को देखा जाए, तो जिंक क्या करता है आपके शरीर में, गर्भवती महिलाओं को जिंक की गोली क्यों दी जाती है, जिससे क्या हो सके, ये जिंक से ही महिलाओं को क्या लगेगी, याद रखना जिंक की दवा देने से इससे भूख लगती है। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उससे क्या हो जाएगी, भूख जो है मिट जाती है। मतलब भूख याद रखिएगा, भूख जो है मिट जाएगी इसकी कमी से। किसकी कमी से, आपकी जिंक की कमी से। और जब भूख मिट जाएगी तब आप कम खाना खाओगे, और कम खाना खाओगे तो आपका और आपके बच्चे का जो शारीरिक विकास वो तो पूरा से रुक जाएगा। इसीलिए जो डॉक्टर क्या करते हैं, जिंक की दवा देते हैं। समझ रहे हैं। तो कितना दिया जाता है जिंक की दवा, मतलब आपको कितना, एक दिन में कितना जिंक लेना चाहिए, 15 से 20 mg प्रतिदिन के हिसाब से
एक गर्भवती महिला के पेट में कितना, मतलब शरीर में कितना जाना चाहिए, 15 से 20 मिलीग्राम जिंक जाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये तो रहे कुछ। अगर आप आयोडीन की बात करें तो आयोडीन देखिए, एक गर्भवती महिला में आयोडीन 200 से 220, 200 से 220 याद रखना है। माइक्रो एमसीबी, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, माइक्रोग्राम इतना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 200 से 220 मिलीग्राम नहीं है, याद रखिएगा 200 से 220 माइक्रोग्राम अतिरिक्त याद रखना है। इनके में नमक जाना चाहिए, आयोडीन जाना चाहिए एक गर्भवती महिला के में। समझ रहे हैं? तो ये तो रहा गर्भवती महिला के बाद। अगर हम कंपेयर करें एक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कितने कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है, अतिरिक्त पोषक तत्व की, तो उसको हम देखते हैं। चलिए, चलिए अगला देखते हैं कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला, ये दोनों में कंपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है कि गर्भवती महिला को और अगर स्तनपान कराने वाली महिला को कितने कैलोरी की, कितने आयरन की, कितने विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन ए भी कितने की जरूरत होती है, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो दोनों के लिए कुछ कुछ अंतर है, चलिए देखते हैं। जैसे एक गर्भवती महिला को याद रखना, जो मैं बता रहा हूं वो अतिरिक्त बता रहा हूं ना, मतलब जो एक सामान्य महिला को कैलोरी की, प्रोटीन की, ऊर्जा की जरूरत होती है, वैसे उनके सामान्य महिला के अलावा उनको और कितना एक्स्ट्रा चाहिए उसको मैं यहां पर बता रहा हूं। तो गर्भवती महिला को अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन, याद रखना है, प्रतिदिन 300 कैलोरी की जरूरत होगी। कितना? 300 कैलोरी एक्स्ट्रा, याद रखना है, एक्स्ट्रा। ये भी क्या है? अतिरिक्त है, और ये भी क्या है? अतिरिक्त है, याद रखना है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जरूरत होगी। तो स्तनपान कराने वाली महिला को याद रखना है, इनको जन्म से, बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक, बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक, और अगर बात करूं 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक, तो दोनों में अलग अलग है। समझ रहे हैं? बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक और 6 माह से 1 वर्ष तक अलग अलग उनको कैलोरी चाहिए एक दिन में, सामान्य महिला से एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। तो जन्म से लेकर कितना चाहिए? 550 कैलोरी प्रतिदिन एक्स्ट्रा चाहिए। और 6 माह से, अगर बच्चा 6 माह का है और 1 वर्ष तक, क्यों? क्योंकि भाई उनके शरीर में अगर बच्चा दूध पी रहा है, स्तनपान कराने वाली महिला मतलब दूध पिलाने वाली महिला अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मतलब उनके शरीर में और उनको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, कैलोरी चाहिए। तो जन्म से लेके 6 माह तक का बच्चा ज्यादा दूध पिएगा, क्योंकि 6 माह तक का बच्चे का प्रमुख आहार या आहार तो देखा जाए उसका मेनली पोषक क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो दूध ही है, माँ का दूध। तो माँ का दूध जब उससे ज्यादा भोजन के रूप में ले रहा है वो एक बच्चा 6 माह तक, तो उस माँ को ज्यादा कैलोरी की जरूरत है। तो 6 माह तक 550 कैलोरी और 6 माह से लेके 1 वर्ष तक 400 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी प्रतिदिन। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, प्रतिदिन। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन, एक गर्भवती महिला को एक दिन में 25 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा चाहिए, याद रखिए, एक्स्ट्रा। टोटल अगर हम देखेंगे एक महिला के, एक सामान्य महिला को तो 80 ग्राम चाहिए, सॉरी 55 से 60 ग्राम चाहिए रहता है एक दिन में एक सामान्य महिला को प्रोटीन। तो अगर हम गर्भवती महिला को देखेंगे तो इसको कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 25।
तो गर्भवती महिला को टोटल कितना चाहिए रहता है, ये तो एक्स्ट्रा है, 80 से 85 ग्राम उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन, मतलब टोटल प्रोटीन चाहिए गर्भवती महिला को, क्योंकि सामान्य महिला को 55 से 60 चाहिए और ये गर्भवती है, मतलब सामान्य के इतना तो प्रोटीन लेगी ही, उसके अलावा 25 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए इसको प्रतिदिन के हिसाब से। जो भी बता रहा हूं वो प्रतिदिन है, याद रखिएगा, है ना, ये भी क्या है, प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, एक्स्ट्रा इसको होना चाहिए, ठीक। तभी ये याद रखना है, पोषण इनका अच्छे से होगा, बोल सकते हैं एक गर्भवती महिला का। तो स्तनपान कराने वाली महिला को इनको 18 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा चाहिए, क्या, प्रोटीन, 18 ग्राम याद रखना है, इनको 18 ग्राम चाहिए। तीसरा अगर हम देखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम याद रखना है, अभी बताया था 600 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से क्या चाहिए, उनको एक्स्ट्रा चाहिए, 600 चाहिए, अभी बताया था 600 चाहिए करके। और इनकी बात करें तो इनको भी कितना चाहिए, 600 ग्राम प्रतिदिन इनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला को सेम ही है, इतना इतना उनको एक्स्ट्रा चाहिए। आयरन, ये दोनों है इंपॉर्टेंट है, आयरन और विटामिन। क्यों, अगर मैं बात करूं गर्भवती महिला को कितने आयरन की जरूरत होगी, देखिए आयरन से क्या होगा, अभी बताया था, आयरन क्या करता है आपके शरीर में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है आपके शरीर में, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को क्या करता है, सप्लाई करेगा। और मतलब अगर आप गर्भवती है, अगर कोई महिला अगर गर्भवती है तो आयरन की क्या होगी, उसको आवश्यकता होगी, एक्स्ट्रा आयरन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके पेट में भी बच्चा, एक्स्ट्रा आयरन की आवश्यकता होगी। तो याद रखना है लौह तत्व इसमें 8 ग्राम प्रतिदिन उसको एक्स्ट्रा चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए क्यों, क्योंकि स्तनपान कराने वाली महिला को अतिरिक्त आयरन की जरूरत नहीं होती, अतिरिक्त आयरन की जरूरत नहीं होती, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। स्तनपान कराने वाली महिला को जितना एक आयरन की जरूरत है, एक सामान्य महिला को उतने ही आयरन की जरूरत है, एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत नहीं होती, लेकिन गर्भवती महिला को 8 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा चाहिए। विटामिन ए, विटामिन ए की बात करें तो गर्भवती महिला को विटामिन ए अतिरिक्त, याद रखना, अतिरिक्त विटामिन ए नहीं चाहिए रहता है, इंपॉर्टेंट। अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर कोई भी गर्भवती महिला है जो डॉक्टर के पास जाएंगी, उनको विटामिन बी की दवा दी जाती है, विटामिन डी की दी जाती है, कैल्शियम की, कैल्शियम मतलब यही आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए, विटामिन सी की दवा दी जाती है, लेकिन विटामिन ए की दवा नहीं दी जाती उनको, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा गर्भवती महिला को एक्स्ट्रा विटामिन ए की दवा नहीं देंगे, मतलब एक्स्ट्रा विटामिन ए नहीं चाहिए उनको, लेकिन क्या रक्तपान या दूध पिलाने वाली महिला को क्या एक्स्ट्रा विटामिन चाहिए, हाँ, इनको याद रखना है, इनको एक्स्ट्रा विटामिन चाहिए रहता है, याद रखना है, अतिरिक्त विटामिन ए चाहिए रहता है, किनको, गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला को। लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छाप लीजिए इसको, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, समझ रहे हैं। ज्यादा नहीं तो मैं इतना है कि आपका डिटेल परिसीमित वाला पढ़ रहे हैं, उसमें उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बाकी सिलेबस तो दोनों में है, दोनों में दिया तो आपके आने की संभावना दोनों में है, ये आप लिख लीजिए। अगला देखेंगे तो एक महिला की औसतन वेट, अगर प्रेगनेंसी के बाद, अगर वो मान लीजिए कोई महिला अगर गर्भवती हो गई, ठीक, प्रेग्नेंट हो गई, तो जिस समय डिलीवरी है उस समय उसका जो वेट है वो लगभग 10 से 12 केजी तक क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, याद रखना। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए, 15 से 20 हो जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उसके पेट में जुड़वा बच्चा है, समझ रहे हैं। तो एक औसतन वेट कितना बढ़ना चाहिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन का कितना बढ़ना चाहिए, याद रखिएगा 10 से 12। अगर वो 50 प्रेग्नेंट होने से पहले अगर 50 केजी की है, तो जिस समय डिलीवरी होगी उस समय तक उसका वेट कितना हो जाना चाहिए, 60 से 62 केजी हो जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं, समझ रहे हैं। और ये भी बोला जाता है कि जिस महिला का हाइट जो है 145 सेंटीमीटर से कम है, 145 सेंटीमीटर से कम है, उनको प्रसव में थोड़ी सी दिक्कत आती है, याद रखिएगा। अगर आप संस्थागत प्रसव कराते हैं, मतलब आप हॉस्पिटल में जाकर प्रसव कराते हैं, तब तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर किसी महिला का जो हाइट है, महिला की अगर हाइट है 145 सेंटीमीटर से भी कम है या 145 सेंटीमीटर तक है, उससे कम है, तो उनको कभी भी घर में प्रसव नहीं कराना चाहिए, याद रखिएगा। घर में उनको कभी भी डिलीवरी नहीं कराना चाहिए, घर में तो कराना ही नहीं चाहिए। खैर अब इसीलिए संस्थागत, मतलब या तो आप प्राइवेट में जाइए या सरकारी में जाइए, लेकिन जहां जाइए उनको कहां जाना पड़ेगा, याद रखना, उनको संस्थागत प्रसव ही कराना चाहिए जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है। आप एक सुनते होंगे पैलोर, पैलोर एक शब्द सुनते होंगे। पैलोर क्या है, जैसे
खून की कमी होना को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। खून की कमी वाली बीमारी क्या बोलते हैं? एनीमिया। वैसे ही अगर किसी गर्भवती महिला के शरीर में खून की कमी हो जाए उसको क्या बोलते हैं? आप पैलोर बोलते हैं। इसको एनीमिया भी बोलते हैं, पैलोर भी बोलते हैं। है क्या? समझिए, अगर उसकी आंख के नीचे, भाव के नीचे अगर पीला पीला हो जाए, अगर हल्का सा, अगर उनका नाखून जो है पीला हो जाए, दांत अगर जो पीला हो जाए, उसमें एक प्रकार से लक्षण है। तो अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये संकेत करता है कि उस महिला को पैलोर नामक छोटी सी बीमारी हो गई है, मतलब उनके शरीर में खून की कमी हो गई है। समझ रहे हैं? तो ये थे कुछ अतिरिक्त आपको जानने के लिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में एक एमसीक्यू लेकर आऊंगा जिसमें आपको विटामिन और इससे रिलेटेड जितने भी अभी आप पढ़े हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जितने भी आप जानकारी अभी पढ़े हैं उससे रिलेटेड हो सकता है एमसीक्यू लेकर आओ। आगे की क्लास हम जितनी जल्दी हो सके देखेंगे, चाहे वो केंद्र से संबंधित योजना हो, राज्य से संबंधित योजना हो। ऐसा ट्राई करेंगे कि केंद्र से संबंधित जितनी भी योजना है उसको एक वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करें, और राज्य से संबंधित जितनी योजना है उसको एक वीडियो में। उसके बाद अधिनियम जो आपके 12 से 13 अधिनियम है उसको हम एक एक करके एक एक दिन देखेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।